अब अगर यूके में आप आ रहे हो तो 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनके बेस पे आप यूके में रह सकते हो, स्पॉन्सरशिप वीजा ले सकते हो। क्या यूके एक राइट प्लेस है? क्या यूके में आना चाहिए? क्या अभी जो यूके में यहाँ रहने में लगे हुए हैं उनको जॉब वगैरह मिल रही है? क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिलती है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। तो मुझे लगा आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं डिटेल में कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन द यूके, और अगर आप यूके आना चाहते हो तो कौन से वीज़ाज हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, जिनके अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको पीआर बोलते हैं, या फिर आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मिल सकता है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। देखो, अभी इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं ना, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि भैया आप बस क्वेश्चन पे बैठे हुए हो, आपने को पता नहीं है, आपने तो कुछ, आपको क्या पता कि कितनी स्ट्रगल्स हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, मुझे कोई रेड कारपेट बिछा के यूके गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं लेके आई थी, ठीक है ना। मैं भी यहाँ पे जब आया था उस टाइम में तो पीएसडब्ल्यू भी नहीं था। अपनी हार्डवर्क करिए, अपनी स्ट्रगल्स करिए, उसके बाद जाके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी मिला है, उसके बाद सेटलमेंट भी हुई है, आईएलआर भी मिला है, और उसके बाद आई एम होल्डिंग ए ब्रिटिश पासपोर्ट। अब ब्रिटिश पासपोर्ट की जो बात है कि भाई मेरे अकेले के पास भी नहीं है, हम 4 भाई हैं, चारों यहाँ पे वेल सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो जस्ट हवा में बातें करने में लगा हूँ। आई हैव सीन डिफरेंट एरियाज ऑफ माई लाइफ, आई हैव सीन डिफरेंट स्ट्रगल्स। और अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, तो क्या आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो? इज़ देयर एनी स्कोप और इज़ देयर चांसेस आर लेफ्ट और नॉट? इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके यू कैन बुक ए सेशन विद मी एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल एंड वी कैन हेल्प यू टू लर्न दैट स्किल। उसके साथ साथ अगर इंटर्नशिप वगैरह ढूंढने में लगे हो यूके में, आपको जॉब नहीं मिल रही है, करियर से रिलेटेड मेंटरशिप वगैरह चाहिए, आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। अगर यूके में पढ़ना चाहते हो और पता नहीं लग रहा कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज चूज करनी है, डू रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू, गाइड यू अबाउट इट एज वेल। बहुत पिछले कुछ सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके में आ रहे थे। इस साल स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला रीज़न है कि भाई जो डिपेंडेंट अलाउड थे, पिछले साल भी नहीं थे लेकिन इस साल भी नहीं है, डिपेंडेंट्स अलाउड थे, वो कम कर दिए हैं। वीज़ा के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे कि विद सैलरी थ्रेशोल्ड जो है, जो आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए चाहिए, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। उसके साथ साथ और क्या कर दिया कि अगर यहाँ पे आप केयर की वीज़ा जॉब भी लेते हो तो उसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कर दिए हैं। लेकिन स्कॉटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया हम जो केयर के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा लेके आएंगे, जहाँ पे हम केयर वर्कर्स को वो वीज़ा अलॉट करेंगे। और जो अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो स्कॉटलैंड एरिया के अंदर वो करने की सोच रहे हैं, तो वो अभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी हवाई बातें हैं जो गवर्नमेंट की, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट करती तो है। अब और जो बहुत सारे रीज़न है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे जॉब वगैरह थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मिलती नहीं है। पार्ट टाइम की बात करो, फुल टाइम की बात करें तो उसके लिए तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट से बात करो तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आज से पहले 4 या 5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि यूके में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, 5% ओनली स्टूडेंट्स होते हैं जिनको, 100 में से 5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलता है। तब तो इवन इतनी स्ट्रिक्टनेस थी भी नहीं, तब भी मैं 5% बोलता था, अभी तो मैं उसको कम बोल रहा हूँ। अब 5% एक्चुअली में 5% नहीं है, वो 5% 50% है, क्योंकि सीरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे, सीरियस यार आप खुद देखो, आपके आसपास जो पढ़ने में लगे हुए हैं या जॉब ढूंढने में लगे, कितने सीरियस हैं वो, कितनी जॉब अप्लाई करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप कितने सीरियस हो, कितने प्रोएक्टिवली एक्शंस ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पढ़ते वक्त लो, आप कितनी जॉब, हाँ ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि भाई वो बहुत सीरियस हैं, बहुत सारी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। फिर किस्मत का भी होती है कि भाई थोड़ी बहुत तो किस्मत भी कहीं ना कहीं मैटर तो करती है ना। अब अगर आप मेहनत भी कर रहे हो तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत वो किस्मत की बात हो जाती है। लेकिन जो मैंने देखा है, जो स्टूडेंट्स दिल से लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, रेगुलरली जो अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलरली अपने आप को स्किल अप कर रहे हैं, बिना स्किल सीखे, चाहे कितनी ही मेंटरशिप ले लो, कितने ही लोगों से बात कर लो, कितना ही ज्ञान ले लो,
कुछ नहीं होना। स्किल्स हैं, यूके इज़ अ स्किल बेस्ड मार्केट, नॉट अ डिग्री बेस्ड मार्केट। और जहाँ पे स्किल बेस्ड मार्केट होती है वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जो मार्केट में इन डिमांड में है। ना कि आप चाहे कहीं से भी डिग्री कर लो, चाहे ऑक्सफोर्ड से डिग्री करके बैठ जाओ, आपको कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी स्किल देखी जाएगी, आपसे डिग्री के बारे में बात नहीं की जाएगी। डिग्री तो ठीक है, आपको देख लेंगे वो, तो इसलिए उस पर जरूर ध्यान दो। अब अगर यूके में आप आ रहे हो तो 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनके बेस पे आप यूके में रह सकते हो, स्पॉन्सरशिप वीज़ा ले सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। सबसे पहले तो देखो, स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, चलो वो तो एक हो गया इस कंट्री के अंदर एंट्री करने का। अब यहाँ पे आने के बाद हो गया कि भाई स्पॉन्सरशिप वीज़ा से भी बहुत सारे लोग आते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलता है जिसके पास स्किल वगैरह है उनको। अब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो जिसको बोलते हैं, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा के थ्रू जिसको बात बोलते हैं। अब सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा ज़्यादा चर्चा में क्यों है कि अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि है क्या एग्जैक्टली। देखो, सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा है ना, अपने आप में कोई ऐसी टर्म नहीं है कि यूकेवीआई की गाइडलाइंस में या यूकेवीआई की डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसी टर्म नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने आप को स्पॉन्सरशिप वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हो। उस वर्ड भी यही कहता है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। इसमें क्या होता है कि आपने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया कि भाई आपने आईटी की कोई कंपनी स्टार्ट करी, या आपने कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, या फिर आपने कोई कुछ भी केयर होम स्टार्ट कर दिया, या कोई भी बिजनेस आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, कोई फ्रेंचाइजी ले ली। तो सेल्फ स्पॉन्सरशिप में अगर आपको अपने आप को स्पॉन्सरशिप करना है तो आपको अपने बिजनेस में, जो भी बिजनेस हो, उसमें टर्नओवर दिखाना पड़ता है। टर्नओवर क्या है कि भाई आपका बिजनेस कितनी सेल्स करने में लगा हुआ है। अब बात ये आती है कि भैया सेल्स प्रॉफिट भी होना चाहिए कितना। देखो, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस खोला है, अपने आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा प्रोवाइड करना चाहता है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अगर मान लो आज के टाइम पे 40,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उस बिजनेस को कम से कम नहीं तो 100,000 पाउंड के करीब सेल्स होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि नहीं कोई सेल की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा, भाई वो ज्ञान पेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सेल नहीं दिखाओगे, चांसेस और द प्रोबेबिलिटी इज मच मच हायर कि आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आएगा नहीं, क्योंकि उनको ये चाहिए कि भाई अपने बंदे को सेल्स कैसे, मतलब सैलरी कैसे पे करोगे। हाँ, एवरेज आउट हो सकता है कि भाई आपने 100,000 का एवरेज किया, अभी 3 महीने हुए, 4 महीने हुए बिजनेस को खोले है, और आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है, हर महीने 10,000 20,000 पाउंड जनरेट करके दे रहा है, सो देन इट कैन बी ओके, लेकिन आपको दिखानी जरूर पड़ेगी। अब उसमें क्या है, अगर मान लो कि आपका टर्नओवर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है तो सिंपल है, फिर तो क्या है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करना है। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आने के बाद आपको अपने आपको कोर्स इशू करने हैं, कोर्स इशू करके आपको दिखाना है कि भाई हम इस तरह का बंदा ढूंढ रहे हैं जो इसमें जॉब। अब बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई ये सोचते हैं कि भाई अभी कौन से एसओसी कोड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक एसओसी कोड जो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सजेशन, कि यहाँ पे बीडीओ का एक एसओसी कोड है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है। तो वो वाले एसओसी कोड्स, आप किसी बिजनेस को बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तो चाहिए होता है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर तो चाहिए होता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक क्राइटेरिया है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा का जिसको यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आप सोच रहे हो कि फूड वैन लगा के वहाँ से करते हो, फूड वैन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि भी टेम्परेचर इन द सेंस कि बाहर कितनी ठंड है, वो है, ठंड में लोग ज़्यादा निकलेंगे नहीं। बारिश यहाँ पे बहुत होती है, 200 दिन बारिश होती है यहाँ पे। 200 दिन अगर बारिश हो रही है तो समझ लो कि कितने लोग बाहर। फूड वैन्स लॉस बहुत करती हैं यहाँ पे। 100 अगर खुल रही हैं तो उनमें से 90 बंद हो जाती हैं, लॉस में 10 ही चल पाती हैं। तो ये ध्यान में रखना कि फूड वैन बिजनेस इज़ वेरी रिस्की बिजनेस अगर आप यहाँ करने की सोच रहे हो तो, ठीक है। अब दूसरा वीज़ा आता है कि यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा क्या होता है कि भाई आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, 50,000 पाउंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो बिजनेस आइडिया कैन बिकम अ बिगर थिंग। अब बिगर थिंग कैसे कि भाई आप कल को मान लो 2 साल का स्टार्टिंग में आपको वीज़ा मिला, या 5 साल के बाद जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं तो वो ये देखेंगे कि भाई आपकी कंपनी ने जितने भी वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके बाद उसने रेगुलर ग्रोथ करी है, प्लस यहाँ पे एटलीस्ट 10 यूके जो यहाँ पे आईएलआर पे हों या फिर ब्रिटिश सिटीजन हो, उनको हायर करके उनको जॉब प्रोवाइड की है। और आपका जो आइडिया है वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ऐसे नहीं कि कुछ, आपका कोई भी आइडिया है इस बिजनेस के अंदर, इस जो भी कैटेगरी है इसके अंदर अगर आप खोलते हो तो वो थोड़ा इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। दिस इज़ द मस्ट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कैटेगरी, यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जिसको बोलते हैं। पहले जो स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पे नहीं कर सकते थे, स्टूडेंट्स को दूसरे वीज़ा पे चढ़ना होता था फिर वो कर सकते थे। नाउ इवन यू कैन डू दैट वीज़ा वाइल यू आर, जब से आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तभी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 3-4 महीने का जो पीरियड होता है उसके बाद आपको PSW के बिना डायरेक्ट इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे।
अब दूसरा जो आता है, तीसरा जो आता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। देखो, आर्ट से अगर मान लो कि आपने डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, अगर आपने डांस किया हुआ है इंडिया में, या फिर आपने किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड कोई सिंगर हो, आप गाना गाया है, उस तरह की चीज़ है, या क्लासिकल डांस में आप हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अगर IT के अंदर हो, AI के अंदर हो, किसी अच्छे रोल पे हो, या फिर आपने कुछ PhD करी हुई है उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, सो यू कैन एक्सप्लोर दिस एरिया एज वेल। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, बहुत सारे लोगों को एक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मिलता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। 3 साल के अंदर आपको इसमें PR मिल जाता है। बिलीव मी, ऑप्शंस आर देयर, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन 100%। यू हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू हैव टू डू गुड रिसर्च। अगर हेल्प की जरूरत है, डू रीच आउट टू मी, वी कैन हेल्प यू आउट। नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ईमेल एड्रेस है। अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, वीज़ा से रिलेटेड कोई कंसर्न्स हैं, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, बस ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा, तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर पाओगे। नहीं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। डू गुड रिसर्च, रीच आउट टू द राइट पीपल, डू मेक अ राइट नेटवर्क, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।